सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग हैं वो लाइव आ चुके हैं और आज बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज जो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाए गए होंगे, वो एमसीक्यूज जो अनुज सर आपको देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये एमसीक्यूज जितने भी हैं वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इन एमसीक्यूज को जरूर करिए, मन से करिए, दिल से करिए, आपको इनका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो सभी को हमारा सादर नमस्कार, सभी को हमारा सादर नमस्कार। और ये एमसीक्यूज आपके लिए फेज रूल के एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और उम्मीद ये भी करेंगे हम कि यहाँ से आपको एमसीक्यू जो है वो पीजीटी में मिले। ऐसी मैं उम्मीद भी करूँगा, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद भी करूँगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आज आइए इन एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। और अभी आपके आज मैं 2 शिफ्ट क्लास लूँगा, इसलिए भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा। एक तो फेज रूल के एमसीक्यू 25 कराऊँगा और उसके बाद कराऊँगा आपको कुछ एक स्टैंडर्ड लेवल के एमसीक्यूज। मज़ा आएगा आज के क्लास में। तो जितने भी भाई बहन हैं, नाश्ता खाना जो भी खाना हो खाकर बैठिए। हम आपको ज़रूर ये बताएंगे कि तैयारी में आपको कितनी ताकत झोंकनी होगी, ठीक है। तो अब आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं कल आपको एक मॉडल पेपर भी कराऊँगा। कल हमारा 9 बजे मॉडल पेपर होगा। उस मॉडल पेपर में भी होगा और हमारे जो उद्देश्य बैच के साथी हैं, सुन लें वो लोग, केवल वही सुने बाकी ना सुने। उद्देश्य बैच के साथी हैं वो सभी इस बात का ध्यान दें, उनकी कल क्लास की टाइमिंग मैं उनके ग्रुप पर डालूंगा। उनकी एक क्लास एक्स्ट्रा भी कल चलेगी और आपके में कल मॉडल पेपर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं एक टॉपिक कराऊंगा। उस टॉपिक की डिटेल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आज रात में 11 बजे डाल दूंगा। तो सुबह आप अपनी टाइमिंग पर अलर्ट रहिएगा, जो उद्देश्य बैच के लोग हैं, बाकी नहीं, बाकी से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, शुरुआत से रिवीजन चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रूल के क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस्ड फेज रूल इज। रिड्यूस्ड फेज रूल कल मैंने बताया था, यस और नो बताइएगा कि रिड्यूस्ड फेज रूल कल मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, कि रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है। इस पर मैंने आपको कल पूरी जानकारी दी थी। तो साथियों, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिड्यूस्ड फेज रूल जो है वो होता है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आप इस तरीके के क्वेश्चन जो पीजीटी लेवल के स्टैंडर्ड एमसीक्यूज हैं उनको आप जरूर करेंगे आज। तो प्रीति, क्वेश्चन जरूर बताइएगा, क्वेश्चन का लेवल आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, नंबर ऑफ द फेजेस प्रेजेंट इन वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस कितनी होती हैं। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फेजेस जो होती हैं, अगर आप देखो वाटर सिस्टम में एक तो आइस होता है, नंबर 1 आइस होता है जो कन्वर्ट होता है आपका वाटर में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो कन्वर्ट होता है आपका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मैं वाटर वेपर्स लिख देता हूँ। तो ओवरऑल तो यहाँ पर वाटर, आप जानते हैं कि वाटर तो आपका 3 फॉर्म में, फेज आपको 3 है। ये आपको सॉलिड फेज दिखाई देती है, ये आपको लिक्विड फेज दिखाई देती है, लिक्विड फेज दिखाई देती है, और ये आपको गैस फेज दिखाई, 3 फेजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है,
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसका आंसर फिर नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पर मैं कितनी लगाऊं, नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूं। तो आपको यहाँ आंसर मिल गया कि नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन वाटर सिस्टम आर 3। बहुत ही जबरदस्त सीरीज जो अनुसर के चैनल पर आपको मिल रही है। आप चलिए इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। NaCl, देखिए ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कितना कंपोनेंट सिस्टम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्वस सॉल्यूशन अगर NaCl का आपने ले रखा है तो आप ध्यान दीजिए, आगे ना भागिएगा, लाइन पर रहिएगा। NaCl भी होगा और उसमें वाटर भी होगा, यानी एक्वस है तो वाटर। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि साहब 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पर माना जाएगा। और 2 कंपोनेंट के हिसाब से फिर यहाँ पर आंसर, आगे भागेंगे तो फिर हम आपको यहाँ से हटा देंगे बैच में से। आप ये मान के चलिए, जल्दी न करिए, इतनी जल्दी ना भागिए कि आप देखिए अपने आप को आप ये प्रदर्शित करें कि मैं जल्दी कर लूंगा या कर लूंगी, तो फिर ये ठीक बात नहीं है, डिस्टरबेंस पैदा होता है इससे। इतनी भी जल्दी ना करिए ना, करिए जल्दी, अच्छी बात है, एग्जामिनेशन में करिए, लेकिन यहाँ करने में डिस्टरबेंस। ऑल द फेजेस एग्जिस्ट इन वाटर सिस्टम एट, जितनी भी फेजेस होती हैं वो वाटर सिस्टम पर कहाँ पर होती हैं, ट्रिपल पॉइंट पर होती हैं जी, ट्रिपल पॉइंट पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ट्रिपल पॉइंट आंसर ले लेते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके चल रहे हैं ये। इन क्वेश्चन की वाकई में कोई तोड़ नहीं है, जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फेज रूल इज गिवन बाई, फेज रूल दिया जाता है, कौन देता है फेज रूल, कौन सा फार्मूला है, बिलार्ड गिब्स ने कौन सा फार्मूला दिया था, वर्षा कुमारी प्रीति जबरदस्त एकदम, सालू देवी बताइए जी। F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, यही फार्मूला तो दिया था विलार्ड गिब्स ने, विलार्ड गिब्स ने यही फार्मूला तो दिया था ना कि आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आप अलग एकदम, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि दिल हिलेगा आपका, यूपी हिलेगा, बिहार हिलेगा, टेंशन ना करो, दिल भी हिलेगा 100%। नंबर ऑफ कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट कितने हैं, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। कितने कंपोनेंट हैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है कि भाई अब चाहे तुम आइस लो तब भी ये H2O रहेगा, चाहे वाटर लो तब भी ये H2O रहेगा, वेपर लो तब भी H2O रहेगा। तो मतलब यहाँ पर 1 कंपोनेंट ही रहेगा। तो दिस इज 1 कंपोनेंट सिस्टम, इसको हम लोग 1 कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, बताओगे कि भैया ये अच्छा क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। दिलीप पांडे जी आंसर दीजिए। फॉर ए नॉन वेरिएंट सिस्टम, मैंने आपको बताया था जो सिस्टम नॉन वेरिएंट होता है, यानी कि अगर आपका नॉन वेरिएंट है तो F0 होता है, अगर आपका यहाँ पर 1 है तो मोनो वेरिएंट, अगर F की वैल्यू आपकी 2 है, F की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो फिर कौन हो जाएगा, बाई वेरिएंट, डाई वेरिएंट हो जाता है, F इज इक्वल टू 3 हो जाता है, ट्राई वेरिएंट, और इसके बाद फिर अब मल्टी वेरिएंट में चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए बिल्कुल। अगर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो फिर आप बताएंगे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आप आंसर देंगे कि नॉन वेरिएंट है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाती है तो मोनो वेरिएंट है, 2 आ जाती है तो डाई वेरिएंट है, 3 आ जाती है तो आपका ट्राई वेरिएंट है। तो मतलब क्वेश्चंस आपके एकदम झकास है, मस्त है। तो इनको आप जरूर, इनमें से आपको मिलना है। सत्यवीर सिंह, क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई इसको बचा नहीं पाएगा भाई साहब, कोई नहीं बचा पाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन, समझ लो आप इस क्वेश्चन को भी। फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन विद टेम्परेचर कंसिडरेंट, यानी LiCl सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है LiCl का। सैचुरेटेड समझते हो ना, यानी कि LiCl एक तो होगा, एक LiCl होगा, उसमें वाटर भी मिला होगा और साथ में ये लिक्विड फॉर्म में हो गया आपका, और उसके बाद LiCl सॉलिड भी होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कौन बताएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पर कितनी होगी। तो F इज इक्वल टू कंपोनेंट यहाँ पर 3 माइनस, अभी आपका फेजेस यहाँ पर आपको कितनी 2 दिखाई देंगी और +2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, टोटल आपका यहाँ पर 3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ आंसर आप लोग 3 लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ आंसर C हो जाएगा। क्या क्या आंसर C हो जाएगा। कंपोनेंट यहाँ पर 3 कंसीडर करोगे, 2 कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे बताइएगा। अनमोल, अनमोल क्या मैं सही बोल रहा हूँ।
भाई जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, समझिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने कल NaCl को बताया था, मनु उपाध्याय, वर्षा बताइए, मैंने बताया था कि जब सैचुरेटेड हो जाता है तो LiCl एक्वस कंडीशन में होगा, तो LiCl एक कंपोनेंट, वाटर एक कंपोनेंट हो गया, और आपका LiCl जो सॉलिड हो गया वो भी आपका एक कंपोनेंट हो गया। तो क्या यहाँ 3 लगाएं या हम 2 लगाएं, इतनी बात हमें समझाइए। हम यहाँ पर 3 लगाएं कि 2 लगाएं? फेजेस यहाँ पर आपको अलग होगी, कंपोनेंट यहाँ पर अलग होगा, यानी LiCl सॉलिड है। अब दिमाग आप लगाइए अपना, दिमाग आपको लगाना है, हमें नहीं लगाना है, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 8वें का जवाब दीजिए। 2C कहाँ बोल रही हो राशिदा? राशिदा 2C कहाँ बोल रही हो आप जवाब दीजिए इसका और मुझे बताइए। मैं आपके इस जवाब के लिए अभी रुकूंगा क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा कंपोनेंट की बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट। जी 2 कंपोनेंट होगा जी, इसीलिए मैं रुका हूं। F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, ये फार्मूला होता है। फेजेस कितनी है? फेजेस बताइए। हाँ इसीलिए तो मैं रुका हूं नलिनी सिंह, फेजेस बताइए। फेजेस केवल 2 हैं, फेजेस केवल 2 हैं यहाँ पर जी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। कंपोनेंट यहाँ पर आपको केवल फेजेस यहाँ कितनी दिखाई दे रही हैं? जी बोले फेजेस 2, वेरी गुड, शाबाश। फेजेस यहाँ पर केवल 2 दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सही आ गए, अब आप लाइन पे चलने लगे हैं। देखो मैं इसीलिए रुक गया था कि आपको कम से कम यहाँ सैचुरेटेड की बात करूं, तो फेजेस यहाँ पर आपकी 2 हो गई, तो ये मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ फार्मूले में 2 रख दिया। अब कंपोनेंट बताइए, कंपोनेंट यहाँ पर कितने आएंगे? कंपोनेंट बताएंगे? कंपोनेंट 2 ही आएंगे, कंपोनेंट मनु 2 ही आएंगे ना, बिल्कुल सही। हाँ इसीलिए मैं रुका, अन्यथा मैं तो हाँ करके आगे बढ़ सकता था ना। ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर फिर ए होगा ना फाइनल। अंजलि 3 कंपोनेंट कहाँ? कंपोनेंट का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो, तो LiCl तो एक ही है ना, LiCl एक और वाटर अलग हो गया, तो इसका मतलब हमारा एग्जैक्ट आंसर फिर यहाँ ए ही है भाई साहब। हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। कंपोनेंट का मतलब हो गया कि कितने केमिकल फार्मूला वहां पर पॉसिबल है। यस अनिल, वेरी वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। मैं इसीलिए आपसे ये इस पर जोर लगा रहा था कि भाई आप कम से कम थोड़ा सा हमें समझाएं। LiCl सॉलिड, हाँ एक्वस एक ही मतलब है, बिल्कुल बिल्कुल मनु, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, LiCl तो एक ही होगा, चाहे वो कैसी किसी भी कंडीशन का हो, फार्मूला तो उसका एक ही रहेगा जी। चलिए शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सही। देखो इसीलिए मैंने समय लिया आपको, मैंने, मेरे कहने ना कहने से नहीं होगा, लेकिन आप जो बोलेंगे वही थोड़ा ना हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, ये बताएंगे पांडे जी, बताइए पंकज पांडे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर जानते हो? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर, सोल्डर के बारे में जानते हो? क्या है सोल्डर? व्हाट इज सोल्डर? सोल्डर, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जी, लेस देन प्योर मेटल, तभी तो गल जाता है। प्योर मेटल तभी तो गल जाता है क्योंकि ये एक्चुअली में एक टाइप का एलॉय है, ये एक टाइप का एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेन मेटल से कम होता है जी। बहुत सुंदर, शाबाश जी, बहुत सुंदर। अनुराधा द्विवेदी जी, वेरी गुड, नाइस। टिन और लेड का एलॉय माना जाता है, बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब, जबरदस्त दिया है आपने। इसके लिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूं कि आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ए ट्रिपल पॉइंट, अरे क्या यह जलवा है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ए ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम के जो फेज डायग्राम मैंने ये बनाया था, ये वाला बनाया था, आपको याद होगा। इस वाले डायग्राम में जो ट्रिपल पॉइंट है उस पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? 0 आती है ना, क्योंकि F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2। तो इसका मतलब यहाँ कंपोनेंट तो एक ही है, कंपोनेंट तो एक है, फेजेस यहाँ पर 3 है और ये 2, तो ओवरऑल आंसर इसका 0 हो गया। तो मनु उपाध्याय जी ये बताओ कि क्वेश्चन आपको एकदम, आपने जो कल पढ़ा है उससे क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस और नो में जवाब दीजिएगा।
अगर आपने 25 में से 15 क्वेश्चन भी कर लिए तो मैं मान के चलूंगा कि जो कल आपने पढ़ाई की थी वो सफल हो गई, वो सफल हो गई। अगर आपने 25 में से 15 क्वेश्चन कर लिए तो मैं समझ लूंगा कि पढ़ाई आपकी सफल हो गई, और अगर आपने 15 नहीं कर पाए तो आप मान लेना कि पढ़ाई आपकी असफल है। जी, सभी लोग जितने भी भाई बहन हैं वो इस चीज का जरूर ध्यान दें। बिल्कुल नाइस, बहुत सुंदर, वेरी गुड। द इनवेरिएंट, जितने भी लोग हैं, बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो देखें नहीं, बोलें, क्योंकि जमाना देखने का नहीं, जमाना बोलने का है, अपनी बात को प्रस्तुत करने का जमाना है। जी बताइए, यहाँ पर 11वें वाले क्वेश्चन पर चलेंगे तो आपको बताऊं यहाँ पर द इनवेरिएंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ लिक्विड फेज डिकम्पोज इनटू टू डिफरेंट सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं सलाह दूंगा आपको, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जी, देखिए जिनको आपको, देखिए ये आंसर आप, कभी कभी क्या होता है कि आंसर अपने हिसाब से वेरी करता है, जहां पर मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। इनके आंसर जो आज बताएंगे वो आप, हाँ 11 का कोई बाइनरी होता है, ठीक है। द इनवेरिएंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लिक्विड फेज डिकम्पोजिंग इनटू टू डिफरेंट सॉलिड्स ऑन कूलिंग, यानी लिक्विड फेज को अगर कूल किया जाए, रुक जाओ, लिक्विड फेज को अगर कूल किया जाए तो उस कंडीशन में आपके सामने दो, जो है वो कंडीशन, दो डिफरेंट लिक्विड वहां पर तैयार हो जा रहे हैं। जो दो डिफरेंट लिक्विड तैयार हो जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी बताएं, ये कौन सा कहलाता है, ये पेरिटैक्टिक पॉइंट कहलाता है, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब इसको मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो इनवेरिएंट रिएक्शन होती है जहां लिक्विड डिफरेंट सॉलिड में कूल करके जाती है, तो लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज जो ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे में, इसको हम लोग पेरिटैक्टिक रिएक्शन के नाम से भी जानते, क्या जानते, पेरिटैक्टिक। ये यूटैक्टिक से डिफरेंट होती है, ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, ये यू टैक्टिक से डिफरेंट होती है। जहां पर यू टैक्टिक में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो दूसरे लिक्विड में, मतलब जो है दो सॉलिड फेजेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि पेरिटैक्टिक्स रिएक्शंस में जो होता है, अगर मैं बात करूं तो सॉलिड फेज जो होती है वो थर्ड फेज में भी जाने की कंडीशन नहीं बना पाती है। तो पेरिटैक्टिक में आप इतना याद रखो, ज्यादा नहीं, कि जब लिक्विड टूटे तो दो डिफरेंट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए, इतना याद रखिएगा, तो आपकी डेफिनेशन गलत नहीं होगी। तो पेरिटैक्टिक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, पेरिटैक्टिक याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है, सी इसका आंसर होगा, वेरी गुड। द लाइन ज्वाइनिंग अ लिक्विड फेज विद लिक्विड, फिर से समझिए, 12वें क्वेश्चन को समझिएगा, 12वें क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है जी। 12वें क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा, बहुत ही दमदारी के साथ क्वेश्चन उठाइएगा, बहुत ही दमदारी के साथ क्वेश्चन उठाएंगे आप। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ पर जो, हाँ जी, लिक्विडस होती है, बिल्कुल, द लाइन ज्वाइनिंग, बिल्कुल, द लाइन ज्वाइनिंग अ लिक्विड फेज विद लिक्विड फेज, अगर लाइन लिक्विड फेज और लिक्विड फेज के साथ में ज्वाइन कर रही है तो उसे हम लिक्विडस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विडस, ठीक है, लिक्विड से बन के आए लिक्विडस। अगर मान लो सॉलिड सॉलिड होती तो सॉलिडस, ये बात आप, और अगर तीन लिक्विड पर मिल जाती, सॉलिड भी होता, लिक्विड भी होता, गैस भी, टाई लाइन बोली जाती, तो उस समय टाई लाइन बोली जाती। यानी कि मैंने हमेशा बोला है कि कुछ क्वेश्चंस आप जब क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसी समय याद करने की कोशिश करिए, उसी समय याद करने की कोशिश करिए, यानी कुछ थ्योरी क्वेश्चन से भी तैयार की जाती है साथियों, तो ऐसी थ्योरी जो क्वेश्चन से भी तैयार की जाए वो थ्योरी भी आप लोग अलग कॉपियों पर नोट कर लिया करिए, ये मेरा कहना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी बात जरूर मानेंगे, आप हमारी बात जरूर मानेंगे। टाई लाइन का मतलब है जब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज एक जगह पर मिल जाती हैं, डिस्टिंग्विश हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड टाई लाइन।
जहां पर डिफरेंशिएट, जो ट्रिपल पॉइंट जैसी कंडीशन बन जाए, जहां डिफरेंशिएट करना मुश्किल पड़ जाए कि ये कौन है, सबकी कंडीशन बराबर आने लगे, लिक्विड की, सॉलिड की, गैस की या सॉल्वेंट की, सबकी बराबर आने लगे, तो फिर उस समय हम टाई बोलते हैं, उसे टाई लाइन बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन आप अलग से नोट करिए और इनको थ्योरी में जोड़ दीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो लोगों को अच्छा लगता है वो अच्छी बात है। कुछ लोग कहेंगे अरे सर आपने पढ़ाया नहीं था, नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको, जो कुछ थ्योरी ऐसी होती है जो क्वेश्चन के टाइम पर ही पढ़ाई जा सकती है और वो यही समझ में आती है, वही जरूरत होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, ये तो अब भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का है, ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये 1085 के आसपास होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा, फिलहाल मुझे 1085 याद है, और आप याद कर लेना, मतलब 1085 मुझे लगभग याद आ पा रहा है जी। तो आप 13 को आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, 13 को 1085 आप याद कर लीजिएगा और चेक भी कर लीजिएगा। मुझे जो याद आ रहा है डिग्री सेल्सियस में यही है। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा आप लोग एक बार और चेक भी कर लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन लगा करे तो बता दिया करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डज गिब्स फेज द रूल प्रोवाइड, कितना बढ़िया क्वेश्चन है 14 वाला, बताइए। डज गिब्स फेज रूल प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन बेस्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स? यस, दिस इज गिब्स फेज रूल प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन। तो ये आपका क्या प्रैक्टिकल कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है? 14 का, चलिए अब आप याद कर लीजिए, ये थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाया जाता है बीएससी में। अगर आपको याद होगा तो बीएससी में ये यहाँ पर टेम्परेचर पर ही सब रिलेशन चलते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट आपको याद आना चाहिए, यूटेक्टिक पॉइंट ये सब थर्मोडायनेमिकल हैं। थर्मोडायनेमिकल हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है ये, ज्योति प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल चलता है। मैं आपको बताता हूं, अभी कैसे बताता हूं आपको। यूटेक्टिक पॉइंट है, रुक जाइए रुक जाइए, समझ लीजिए, ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, अब मैं आपको समझाऊंगा यहीं पर। ट्रिपल पॉइंट है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये सब टर्म कहाँ पढ़े थे आपने? ये सब थर्मोडायनेमिकल टर्म है। अब आप कहोगे सर थ्योरेटिकल कैसे है मंजीत, वर्षा, कैसे है थ्योरेटिकल? समझाऊं, समझाऊं, देखो, ये इमेजिन किया जाता है, ये इमेजिन किया जाता है कि ट्रिपल पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेजेस कैन एग्जिस्ट, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। क्या ये संभव है? केवल इमेजिन कर सकते हो कि एक कंटेनर का टेम्परेचर हम इस तरीके से मेंटेन कर दें, उसमें हम गर्म पानी, ये उबलता हुआ पानी डाल दें, ये इमेजिन करें, उबलता हुआ पानी डाल दें, वाइल्ड वाटर डाल दें, और जैसे ही वाइल्ड वाटर हमने डाला और उसमें एक पीस आइस का डाल दें, और जैसे ही एक पीस आइस डालेंगे और ढक्कन इसका लगा दें, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सॉलिड भी होगा, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगी, लेकिन ये केवल कुछ ही क्षण के लिए रुकेगी। ऐसी टेम्परेचर संभव नहीं है कि तीनों फेजेस रुक पाए एक जगह पर। तो ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स इट इज ओनली द थर्मोडायनेमिकल कंसेप्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए थर्मोडायनेमिकल है, और ये संभवतः अगर आप देखेंगे तो ऐसी चीजें आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बिलार्ड्स ने, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फिजिक्स इन्हें ज़्यादा आती थी, और इन्होंने बताया कि जो फेज रूल दिया जाएगा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया जाएगा, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस बात का रिप्रेजेंटेशन करेगा कि दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूव्ड बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल लॉज। जी,
बिल्कुल सही, प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ेगा मनु। अब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन विच इक्विलिब्रियम in which either pressure और temperature can be changed इंडिपेंडेंट हैं, और अगर प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, तो फिर वो सिस्टम कैसा होगा? तो आपको पता होना चाहिए वो यूनिवेरिएंट होगा, इनवेरिएंट नहीं होगा, यूनिवेरिएंट होगा। इन विच इक्विलिब्रियम इज इन द इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, इन विच आइदर प्रेशर और टेम्परेचर कैन बी चेंज, केवल टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया जाए, एक चीज चेंज की जाए, तो यूनिवेरिएंट आता है, वो बाई वेरिएंट नहीं आएगा, ना इनवेरिएंट आएगा। इनवेरिएंट हो नॉन वेरिएंट होता है। चलिए 16 वाले का जवाब दीजिएगा। 16 वाले का जवाब आप देंगे फॉर द सिंगल कंपोनेंट, फॉर ए सिंगल, हाँ सिंगल वेरिएंट का मतलब ही वही हो गया यूनिवेरिएंट, अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। 16 वाले को तो कैलकुलेट कर लो, 16 वाले को कैलकुलेट कर दो। F इज इक्वल टू हो गया C माइनस पी प्लस टू, इसको कैलकुलेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कर दो, कंपोनेंट जो है वो 1 हो गया, और डिग्री और यहाँ पर माइनस पी प्लस टू, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका कितना 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसा करो, इसे इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आएगा। बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल मज़ेदार है, अच्छा लगा मुझे। देखिए जवाब, फॉर ए वाटर सिस्टम द नंबर ऑफ फेजेस एट ट्रिपल पॉइंट पर कितनी फेजेस संभव हैं, ट्रिपल पॉइंट पर कितनी फेजेस संभव हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 को आप नोटिस करिए, 17 को नोटिस करिए। फॉर द वाटर सिस्टम द नंबर ऑफ फेजेस एट ट्रिपल पॉइंट पर कितनी फेजेस संभव हैं। तो साथियों ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर, जैसे मैंने अभी डायग्रामेटिकली आपको बना करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये ऐसी ही कंडीशन बनती है, और यहाँ तीनों फेजेस सॉलिड लिक्विड और वेपर्स, तीनों फेजेस यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा फेजेस में, वो आंसर आपका यहाँ पर डी आएगा। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको लगा होगा ना, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा फेज रूल के क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश भी करोगे, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे साहब, ये बात आप जान लीजिए, क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे। मजा आया मंजीत, कुछ आनंद आ रहा है धर्मेंद्र जी? अनमोल, चलिए शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके समक्ष लाते रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने हाजिर है। बताएंगे? जी सर, एक प्रॉब्लम हुआ आइसोमेरिज्म के लिए, बताइएगा आइसोमेरिज्म के लिए जो भी प्रॉब्लम होगा आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी। लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट फॉर ऑल द कंपोजिशन अबव रीजन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ा देता हूँ। 18 भी 19 भी देखिए, लेकिन जवाब अभी आप केवल इसी का दीजिएगा, जवाब केवल इसी का दीजिएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। बोलिए, 18 का जवाब आपने दिया है हमें, क्या दिया 18 का जवाब? बोले साहब। सब्लिमेशन दिया है,
अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ बता देता हूँ मनु। लिक्विड फेजेस 18 वाले को समझने की कोशिश करिएगा, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, समझने की कोशिश करना। लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट फॉर ऑल द कंपोजिशन, मतलब जितने भी कंपोजिशन फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो ऐसे को हम लोग यूटेक्टिक रीजन कह सकते हैं ना। यूटेक्टिक रीजन तो जैसवाल हम नहीं कह सकते, ठीक है अनिल जी, समझिए यूटेक्टिक रीजन वो है ही नहीं। यूटेक्टिक रीजन में आपको वेरिएशन मिलेगा, आपको याद होगा यूटेक्टिक रीजन में, अच्छे से याद होगा, मैंने ऐसे करके आपको एक डायग्रामेटिकली भी आपको बताया था, एक लाइन यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे कंसीडर करेंगे। ये था आपका यूटेक्टिक पॉइंट, जहाँ पर आपका सल्फर सॉलिड से सल्फर रोहम्बिक में कन्वर्ट हो रहा था, जहाँ सल्फर रोहम्बिक से सल्फर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये मैं आपको फार्मूला बताऊंगा C4H9O में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म। ये अभी यहाँ ना आइसोमेरिज्म अभी कहाँ से एकदम से आ गई अर्चिता, अर्चिता आइसोमेरिज्म कहाँ से आ गई? फेज रूल आइसोमेरिज्म बताऊंगा, आप पर्सनली मुझे बताइएगा, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब ये इक्विलिब्रियम भी, लिक्विड फेजेस एग्जिस्ट फॉर ऑल द कंपोजिशन अबव द रीजन। अबव द रीजन में हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें ये फोकस करना है कि समझिएगा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप अगर टर्मिनोलॉजी को समझ जाएंगे तो फिर आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। जो टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे वो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। देखिए, अब आपको जितने भी चीजें दिखाई दें, ठीक, यूटेक्टिक रीजन में लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड फेज का एग्जिस्ट करेगी और हर कंपोजिशन में करेगी, ये तो आपने यूटेक्टिक बोला। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, मिटा दूं पहले, दूसरा उदाहरण देता हूं। चलिए, अब मैंने एक ट्रिपल पॉइंट का उदाहरण देता हूं, अर्चिता सेन समझिए, ये मैंने दिया ट्रिपल पॉइंट का उदाहरण, मैं भी जरा परफेक्ट हो जाऊं ना इसमें। ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट पर हमेशा सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा। तो ट्रिपल पॉइंट जहां पर होगा वहां यूटेक्टिक पॉइंट भी संभव है। तो अब यहाँ लिक्विड ही है, ये वाला कंडीशन नहीं, तो इक्विलिब्रियम तो लिक्विड, लिक्विड की लिक्विड में इक्विलिब्रियम तो संभव नहीं, लिक्विड की लिक्विड में इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। तो ये तो हम हर कंपोजिशन में, तो इसका मतलब है सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी हो, किसी भी कंपोजिशन में हो, तो ये भी संभव नहीं है। आइसोमर, आइसोमर तो लिक्विड बनाएगा नहीं। सब्लिमेशन का मतलब है कि एक फॉर्म सॉलिड होनी चाहिए थी, सॉलिड होनी चाहिए थी। अब आप कहोगे सर आंसर तो फिर कोई नहीं हुआ। अब आपने जो आंसर दिया था वो ए दिया था, इस पर भी हम थोड़ा आपसे तहकीकात करेंगे। मैंने अभी डायग्राम आपको बनाया था, रुक जाइए, अभी आप रुक जाइए, जल्दीबाजी ना करिए रविंद्र राणा जी, जल्दीबाजी ना करिएगा, मुझे समझाने दीजिए, ठीक। अब आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए, मैं आपको लिखवाता हूं इक्विलिब्रियम रीजन कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम रीजन कौन सा होता है। तो अब आप पहले रीजन लिखिए, आप ऐसे नहीं काम, भाई मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं ना, इक्विलिब्रियम रीजन लिखिए, पहले पहले लिखिए इक्विलिब्रियम रीजन। कॉपी पेन पकड़ लीजिए और लिख लीजिए। इक्विलिब्रियम रीजन का मतलब होता है लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। मैंने भी बोला ना, व्हेन लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन ठीक है, वही आएगा, पहले इक्विलिब्रियम रीजन लिख लीजिए। एग्जिस्ट इन व्हेन लिक्विड फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीजन, इक्विलिब्रियम रीजन, it cannot exist for all composition, for all composition लिख लो कहीं पर। इक्विलिब्रियम रीजन एग्जिस्ट या इक्विलिब्रियम रीजन कंसिस्ट, कुछ भी लिख लो, इक्विलिब्रियम रीजन्स कंसिस्ट
कंसिस्ट सॉलिड फेज भी हो सकती है और मिक्स फेज भी हो सकती है। तो कंसिस्ट सॉलिड एंड मिक्स्ड फेज, ये ध्यान दीजिए, समझ गए ना। दूसरा है आइसोमेट्रिक रीजन, कौन सा होता है? तो दूसरा है हमारा आइसोमेट्रिक रीजन। अभी आंसर क्लियर होगा सब बातों से। तो आइसोमेट्रिक रीजन कौन सा है वो मैं आपको बता दूं, पहले लिख लीजिए इसे, कहीं पर लिख रहे हैं ना कुछ लोग। आइसोमेट्रिक रीजन का मतलब है मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये फेज डायग्राम में आइसोमेट्रिक टर्म यूज ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं ये कह दूं, इट इज नॉट टर्मिनोलॉजी ऑफ फेज डायग्राम। फेज डायग्राम फेज डायग्राम में ऐसी टर्मिनोलॉजी का कोई प्रयोग नहीं करते हैं फिलहाल। आइसोमेट्रिक रीजन का मतलब होता है जहां पर डिफरेंट आइसोमर एग्जिस्ट करते हो, तो वो बात तो यहाँ आएगी नहीं। आइसोमर का कोई टर्म हम लोग फेज रूल में यूज ही नहीं करते हैं, तो ये आंसर तो 100% ही नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अब आ जाइए सब्लिमेशन रीजन, आ जाइए सब्लिमेशन रीजन। सब लोग जो उपस्थित हैं वो मेरी बात को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं? यस बोलिए जरा एक बार, झूठ मत बोलिएगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो लिख देना सर हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो सब्लिमेशन रीजन कौन सा होता है? जब ट्रांजिशन हो सॉलिड और गैस के बीच में, ठीक है, लिक्विड फेज के थ्रू पासिंग होता है वो, तो वो रीजन यानी कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो लिक्विड को पास करते हुए, ठीक है, तो जिस लाइन पर, तो वो कहलाता है। तो अब ये बताइए सब्लिमेशन रीजन भी नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर, आपका दिया हुआ आंसर बिल्कुल सही था। यानी हम थोड़ा सा हमें डाउट लगा था उस समय, लेकिन अब हम कंफर्म है कि आपका दिया हुआ आंसर बिल्कुल राइट था। कि यूटेक्टिक पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा, समझ लीजिएगा, यूटेक्टिक रीजन वो होता है जहां पर हमेशा लिक्विड फेज एग्जिस्ट करती है ऑल द कंपोजिशन में। मतलब यू वर द 100% राइट, आप बिल्कुल सही थे। एक्सप्लेनेशन जब हमने, चलो कोई बात नहीं, अगर ट्रेन में हो तो भाई कैसे लिख पाओगे, ट्रेन में पॉसिबिलिटी भी नहीं, ट्रेन में पॉसिबिलिटी नहीं। चलिए कोई नहीं, कंडीशन घर पे लिख लीजिएगा बाद में, से मैंने लिखवा दिया था। तो यहाँ पर यूटेक्टिक रीजन लगाइएगा। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम, देखिए कभी कभी हमें भी क्वेश्चन पर रिसर्च करनी पड़ती है, कभी कभी हमें लगता है कि आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, तो हम फिर उस पर जरूर अपना ध्यान दर्शाते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 वाला भी। और आपने मेरी आदत को नोटिस किया होगा कि हर चीज पर हम हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हर चीज की हम हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हर चीज की हाँ में हाँ हम भैया नहीं मिला पाते हैं, हमारी ये समस्या है जी। चलिए अब आ जाइए 19 वाले का, ये क्वेश्चन 19 का जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा 19 वाले का? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जी, बोले। ऑप्शन डी है, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन। कल बताया था आपको, कल ये बात मैंने शुरुआत में बोली है, याद करिए, याद करें आप, ये बात मैंने शुरुआत में बोली है ना जी। 20 वाले का नहीं, डी ही आंसर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं, रिलेटिव कंसंट्रेशन का जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही होता है इसमें। ऑफ हो जाएगा, और नहीं है। गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव, वो टर्मिनोलॉजी यहाँ ऑफ कर लीजिए इसे, ये और नहीं है, ऑफ है। सेलेक्ट अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से नॉन होमोजीनियस सिस्टम कौन सा है बताएं।
नॉन होमोजीनियस कौन सा है? डी है अंजलि। क्यों है? अच्छा डी बताओगे? पंकज पांडे आज जवाब नहीं दे रहे हो यार। कल सब पढ़ाया था मैंने, सब मट्टी कर दिया क्या? सब मट्टी कर दिया मेरा पढ़ाया हुआ। सत्यवीर जी आप जवाब दे रहे हैं, चलिए अमितेश भी नहीं जवाब दे पा रहे हैं आज। सेलेक्ट अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें सॉलिड भी है लिक्विड भी, सैचुरेटेड फॉर्म में सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। क्योंकि जब आपने एक्सिस में डाला तो एक्सिस की कंडीशन ये हुई कि वहां पर जो एक्सिस में जब पड़ा तो ये कंडीशन पैदा हुई कि थोड़ा सॉलिड भी रह गया, नीचे बैठ जाता है। बिल्कुल यस, क्रिस्टल ऑफ NaCl नीचे दिखेंगे आपको। बिल्कुल पंकज यार, जगे रहो। बुलंदियां तभी मिलेंगी जब बुलंदियों की तरफ देखोगे, ठीक है? द ओल्ड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फेज, फेज है ये, फेयर नहीं है, फेज रिएक्शन। बताइए फेज रिएक्शन 21 वाले का जवाब दीजिए। ओल्ड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फेज रिएक्शन। अगर हम फेज रिएक्शन की बात करें, फेज रूल की बात करें, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाई करना चाहिए इसे। आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। अनुराधा जी आप भी दिमाग लगाइए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो अगर मैं ओल्ड स्टेटमेंट बताऊं फेज रिएक्शन का या फेज का रूल का, तो वहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए लिक्विड, तब आएगा ना फेज रिएक्शन की बात। तभी तो फेज आएगी सैचुरेशन में, उससे पहले फेज ही नहीं आएगी। आप जब तक सैचुरेट नहीं कर पाएंगे फेज कहां से लाएंगे? अच्छा ये बताओ क्वेश्चन कैसे लगे आपको? ईमानदारी से बताना, दिल में हाथ रखना, फेफड़ों में मत रखना, नहीं हवा में निकल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द कंडेंस्ड फेज रूल? कल मैंने बताया था, अगर आज जवाब नहीं दे पाए तो मेरा दिल टूट जाएगा, पत्थर का नहीं शीशे का है, ध्यान देना, आज जवाब दे देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द कंडेंस्ड फेज रूल? कंडेंस्ड फेज रूल कल बताया था मैंने, कंडेंस्ड फेज रूल। अच्छा इसका दूसरा नाम बताओ, इसका दूसरा नाम बताइए जल्दी से, सेकंड नेम क्या है इसका? बिल्कुल आंसर आपका सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द कंडेंस्ड फेज रूल? कंडेंस्ड फेज रूल का फार्मूला क्या है? तो आपने हमें जवाब दिया है कि इसका फार्मूला है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, ये इसका फार्मूला है। और इसको आप जानते हो रिड्यूस्ड फेज रूल के नाम से भी आप जानते हैं, यानी अगर हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड फेज रूल भी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन ही हमने आज यही करवाया था, तो रिड्यूस्ड फेज रूल भी इसको आप बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, फेज रूल पर मज़ा आ जा रहा है आपको, और इन्हीं में से मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे, मज़ा आएगा, दिल गदगदाएगा, ठीक है? उसके बाद चले आइए, अंडर व्हाट कंडीशन विल वी गेट द स्टेबल फेज डायग्राम? आहा यार, क्वेश्चन ने बिल्कुल दहला दिया मुझे, क्वेश्चन ने बिल्कुल दहला दिया। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 23वें का जवाब अगर आपने दिया तो मान के चलूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत मस्त है, पढ़ाई आपकी बहुत मस्त है। अगर 23वें का जवाब आपने दे दिया तो मैं जान लूंगा कि आप पढ़ाई बेहतरीन है। क्या क्वेश्चन है? अंडर व्हाट कंडीशंस विल बी गेट अ स्टेबल फेज डायग्राम? स्टेबल फेज डायग्राम हमें कब मिल पाएगा? स्टेबल फेज डायग्राम हमेशा सॉलिड और लिक्विड के बीच में मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, लिक्विड वेपर में कभी नहीं मिल सकता, वेपर ठंडी हो जाएंगी, नहीं मिल पाएगा। लिक्विड सॉलिड में मिलेगा
या सॉलिड लिक्विड में मिलेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सॉलिड का लिक्विड में मिलेगा। लिक्विड वेपर में आलोक यादव नहीं आएगा। चेक कर लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन विल बी गेट अ स्टेबल फेज डायग्राम? स्टेबल फेज डायग्राम सॉलिड और लिक्विड के बीच ही मिलता है, ये बात ध्यान दीजिए। वेपर्स रहेंगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन भी रहेगा, इसलिए संभावना कम है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 24वां कह रहा है कि पिकअप ऑड यहाँ पर टर्मिनल सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं टर्मिनल सॉलिड। इंटरमीडिएट सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं कंपाउंड होते हैं, लेकिन मतलब ये एक ही टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं। नीचे वाले टर्मिनल सॉलिड सॉल्यूशन तो कंपाउंड तो होगा ना इसके अंदर, ये भी कंपाउंड होगा ये, लेकिन आइसोमॉर्फ्स एलॉय ये टर्म ऑड है, इनसे नहीं मैच करता है नीचे वालों से, ये बात ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द बाउंड्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट वाला, द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन, ये तो अभी आपको बताया था लिक्विडस होता है यहाँ पर, ये आपको बताया था लिक्विडस होता है यहाँ पर। तो ये बताइए कि आज मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट थे? जरूरत थी इन क्वेश्चंस को आपको? सभी लोग दिल खोल करके बोलिए, अच्छा लगता है हमें भी, हम भी जब पढ़ाएं, मेहनत करें, क्वेश्चन बनाएं, तो आपको महसूस होना चाहिए कि क्वेश्चन अच्छे थे। चलिए, तो मैं ये चाहता हूं कि एक स्लॉट जो है, अब इनको फेज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि कल मैं आपके लिए मॉडल पेपर, सुपर मॉडल पेपर लाया हूं जिनमें गेट के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, वो कल मैं आपको रात में 9 बजे कराऊंगा। कल रात में 9 बजे कराऊंगा, ठीक है? आज सोच रहा हूँ कि इससे फिर मामला मतलब चैप्टर बता दे रहा हूँ, पढ़ करके रखिएगा। पढ़ करके रखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और साथ में एसपीडीएफ ब्लॉक भी एक बार रिवाइज कर लेना। तीनों टॉपिक रिवाइज कर लेना। तीनों टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन कल रात में 9 बजे हम स्पेशल करवाएंगे आपको, ठीक है? और जो हमारा उद्देश्य बैच चल रहा था, इस उद्देश्य बैच की टाइमिंग में मतलब कल उनका एक्स्ट्रा क्लास में लूँगा और उनकी टाइमिंग दिन में 11 बजे से, संभवतः 11 से 1 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा। तो उद्देश्य बैच के हाँ करिए नलिनी जी, करिए, कोई दिक्कत नहीं। कल उद्देश्य बैच में मैं टॉपिक अलग से कराऊंगा जिसको इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आपको गैसियस स्टेट पूरा कराऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपका पूरा कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट पर डिस्कशन होगा कल। पहले गैसियस स्टेट कराऊंगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, दोनों कल उद्देश्य बैच में कराऊंगा। इस वाले 9 बजे वाले बैच में आपके एमसीक्यूज रहेंगे, बात ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है? ओके, गुड नाइट। चलिए मनु उपाध्याय, देख लेंगे टेस्ट पहले से सॉल्व हुआ क्यों आ रहा है, चेक कर लेंगे, ठीक? ओके।